तो बच्चों अपन लोग कल ये देखे थे कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे। तो हम लोग 2 पॉइंट मासेस का निकाले, खूब सारे पॉइंट मासेस उसका निकाले, या कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका कैसे निकालेंगे देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हम लोग सेंटर ऑफ मास अगर आपकी क्या हो, अगर एक सिमेट्रिक बॉडी हो तो उसका कैसे देख सकते हैं, और मास की जगह अगर एरिया या वॉल्यूम दिया हो तो हमको क्या करना है। आज अपन ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मास पर यूनिट लेंथ में तो डेंसिटी इंटू लेंथ होगा, और अगर मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है तो डेंसिटी इंटू एरिया होगा। तो अगर अपने को बच्चों ऐसा बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, किसका है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो सकता है, या मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो सकता है, या मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, एरिया। तो जब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, जैसे एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, तो हम लोग क्या करेंगे, मास के जगह क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं, और बाद में डेंसिटी कॉमन लेके ऊपर नीचे से क्या होनी है, कट जानी है। तो हम लोग अगर एरिया या वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाए, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 बाय a1 प्लस a2। या अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स सेंटर ऑफ मास v1 x1 प्लस v2 x2 बाय v1 प्लस v2। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पहले वाले का वॉल्यूम और उसका एक्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट उस वॉल्यूम का है सेंटर ऑफ मास, v2 सेकंड वाले का वॉल्यूम उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर मल्टीपल चीजें आपस में जोड़ दिया है तो ठीक है। जैसे ये एक सवाल बना के देखते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। लेमिना का मतलब होता है बच्चों एक पतली सी फिल्म जिसका एरिया होता है और थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल होती है, मतलब उसके जो 2 डायमेंशन होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, उनके मुकाबले में उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो उसको बोलते हैं शीट, जैसे पन्नी झिल्ली ये सब होता है ना बच्चों, वैसा लेमिना। आ रही बात समझ में। तो लेमिना दे दिया है थिन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशन एज शोन इन फिगर, ये डायमेंशन आपको मार्क कर दिया है, ठीक। अब बच्चों ये यूनिफॉर्म बॉडी है और सिमेट्रिक भी है, यानी इसमें 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकता हूं मैं, एक वर्टिकल सिमेट्री भी होगा और एक हॉरिजॉन्टली सिमेट्री भी होगा। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दोनों सिमेट्री है इसमें, 2 डायमेंशन की बॉडी है और दोनों सिमेट्रिकल है, तो जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, है ना। अब देखो, सपोज हमको बोला है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमको यहाँ 2 एरियाज दिख रहे हैं, ये एरिया A2 और ये एरिया A1। तो सपोज हमको ना सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट मार्क करना पड़ेगा। क्या कोऑर्डिनेट, कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है। तो बच्चों देखो ये पूरा 1 है और हाइट में कितना है, यहां से 2, तो इतना ही कितना हुआ पार्ट, 1 होगा। इतने पार्ट कितना होगा बच्चों, 1। ये पूरा 2 दे दिया है, ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, एक्स एक्सिस में ये है हाफ और वाई एक्सिस में क्या है 1 प्लस हाफ, मतलब 3/2। ये समझ में आया कि नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या गया, 1/2 कॉमा 3/2। अब ये नीचे वाला जो है इसका निकालते हैं, तो ये लेंथ में 2 मीटर का है, ये 1 मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, कॉमा वाई में कितना है 1/2, आधा ही ऊपर है। ये समझ में क्लियर है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कोऑर्डिनेट निकल गए सेंटर ऑफ मास के। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा A1, तो पहले वाले का एरिया क्या होगा बच्चों, इसकी लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, तो 2 × 1 2, तो 2 इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास इसका कितना है 1, प्लस सेकंड वाले का एरिया कितना है बच्चों 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर है, 1 इंटू इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है 1/2, डिवाइडेड बाय दोनों का एरिया को ऐड कर दो। तो पहले वाले का एरिया था 1, दूसरे वाले का एरिया था 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो 2 + 1/2 कितना होता है 5/2, 5/2 नीचे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/6। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों 5/6 मीटर पे, सेंटीमीटर 5/6 मीटर पे। समझ में आई बात, पक्का।
और अगर हमको निकालना है वाई सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या लगेगा, m1y1। तो एरिया तो मास की जगह एरिया लेना है, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो 2 इंटू ये सेकंड वाले का वाई सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, आधे पे, प्लस ये वाला है इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 3/2 पे, तो 1 इंटू 3/2 डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना है 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अब क्या आया 3/2 प्लस 1, तो कितना आएगा 5/2, तो फिर से क्या आएगा 5/6 मीटर। तो वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ है बच्चों 5/6, तो 5/6 मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा, तो 5/6 मतलब 1 से थोड़ा छोटा, तो ये 1 आया है ना, तो 1 से थोड़ा छोटा x कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, और y वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1 से थोड़ा सा छोटा, ये 1 है तो 1 से थोड़ा छोटा, तो लगभग यहाँ पर आएगा क्या बच्चों 5/6, 5/6। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, पक्का। तो कैसे निकालने सेंटर ऑफ मास समझ में आया, अगर आपको क्या दे दिया है लेमिना, ठीक, और लेमिना भी बच्चों यहाँ पर तो एक रिजिड बॉडी दे दिया है, कई बार आपको लेमिना ऐसा दे देगा जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, उसको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल अपन बनाते हैं, सपोज ऐसा एक वो दे दिया है, बता रहा हूं, सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये है बच्चों वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स और ये वाई। आपका जो लेमिना है ना, लेमिना जो है वो कुछ ऐसे शेप का है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म तो है दिख रहा है, लेकिन ये कैसा है कर्व जैसा, और आपको बोल दिया ये कर्व का जो इक्वेशन है वो बराबर है y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया बच्चों y बराबर के एक्स स्क्वायर, लिख लो एक्स स्क्वायर मत लिखो, पैराबोला अपवर्ड, y बराबर के एक्स स्क्वायर, और ये नीचे का y बराबर क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 0 है और ये क्या है बच्चों a, ये 0 है और ये क्या है a। अब आपको पूछेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो पहला बात तो एक्स एक्सिस के अबाउट ए क्या है सिमेट्रिकल, तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां होगा एक्स एक्सिस पे होगा, तो वो तो 0 होगा, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है इसका एक्स सेंटर ऑफ मास, क्या निकालना है बच्चों एक्स सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी है उसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या था, dm x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये था कि नहीं था, dmx इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई एक्स सेंटर ऑफ मास, यहां पर एक एरिया दे दिया है, ये लेमिना बोला है, क्या बोला है लेमिना, तो लेमिना में dm यूज करने की जरूरत नहीं है, dm की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं da इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, उस da का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ da। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का क्लियर है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा बच्चों एक एलिमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यहां से x डिस्टेंस दूर जाते हैं और एक पट्टी मानते हैं, ठीक भाई एरिया है तो एलिमेंट का भी क्या होगा एरिया होगा, तो पट्टी का है, पट्टी की लंबाई इतनी है। अब आप खुद देखो अगर मैं ज्यादा बड़ी लंबाई ले लूंगा तो इसका जो हाइट है वो तो चेंज हो जाएगा ना, तो मेरे को ज्यादा लंबी नहीं लेना है, एकदम छोटी सी लेना है, तो कितने आगे बढ़ूंगा मैं, कितना आगे बढ़ा बच्चों में dx, ठीक, अब ये y चेंज होगा नहीं, क्लियर बात, ये समझ में आया कि नहीं पक्का। अब देखो यहां x है, ये क्या है बच्चों x है, अब मेरे को बताओ ये x डिस्टेंस पे ये हाइट कितनी होगी, इक्वेशन दिया है y बराबर के एक्स स्क्वायर, y बराबर के एक्स स्क्वायर, तब जब x का वैल्यू x होगा तो y का वैल्यू क्या होगा के एक्स स्क्वायर, तो बच्चों इसकी हाइट क्या होगी के एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, होगी, तो क्या मैं ये एलिमेंट का एरिया निकाल सकता हूं, वही तो काम है एलिमेंट का एरिया निकालना है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एलिमेंट का एरिया क्या होगा बच्चों डीए बराबर एलिमेंट का एरिया होगा ये कितना है हाइट के एक्स स्क्वायर और थिकनेस कितना है dx, और ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही है, तो कितना लिख देंगे 2k एक्स स्क्वायर dx। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया
2k(x²) dx। ये आ गया एलिमेंट का एरिया। अब बताओ इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यही होगा। क्या होगा? यही, क्योंकि ये तो पॉइंट मास हो गया ना, छोटा सा एलिमेंट पॉइंट मास, इसका थिकनेस ही नहीं है, तो इसका कहां होगा? पट्टी का कहां होगा? उसी के सेंटर पे, पट्टी के उसी के सेंटर पे। तो इसका पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? x। पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? x। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, तो x सेंटर ऑफ मास बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA इंटू एक्स करोगे तो 2k(x²) dx में x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2k(x³ dx। और नीचे क्या आएगा? 2k(x² dx। अब क्या करेंगे? जीरो से कहां तक? a तक चलना। जीरो से कहां तक चलना है बच्चों? a तक। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला क्या आएगा? देखो पहले तो 2k से 2k कट गया। x³ का क्या होता है? x का पावर 4/4। लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a का पावर 4/4। x का क्या होता है? x³/3, तो a³/3। a³ से कट गया, a आया, ये 3 ऊपर चले जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा? 3/4 a। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां से जहां भी 3/4 a आ रहा होगा वहां इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। पक्का? और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि x के अबाउट सिमेट्रिकल। क्लियर है? तो आपको जरूर कुछ ना कुछ इक्वेशन या ऐसा कुछ दिया होगा जिससे आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते। ठीक, क्लियर बात? पक्का? बाद में इसमें ऐसा वेरिएशन कर सकता है, आपको बोलेगा x डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो डेंसिटी भी चेंज होते जा रही है, डेंसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो कोई बात नहीं, डेंसिटी में एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, डीए निकालने के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी में एलिमेंट, तो वो खुद वेरिएबल होगा x का फंक्शन, तो ये वाला भी x थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर उसमें जब x मल्टीप्लाई होगा तो x और चेंज हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों लोग? बढ़े आगे, नेक्स्ट। ठीक भाई, कितना आगे बढ़ाओगे ये? अब बच्चों ये आपको कैसा दिख रहा है? 2D 3D, थोड़ा 3D दिख रहा है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? मास, एरिया की वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज करेंगे। सबका साइज भी दिया हुआ है बच्चों। तो क्या बोला है? देयर आर 4 फ्रेट कंटेनर्स शोन इन फिगर सिट ऑन द डेक ऑफ अ कंटेनर शिप। द कंटेनर्स 1, 2 and 3 ईच हैव मास 5000 किलो। 5000 किलो। 1, 2 और 3 कहाँ है भाई? जो नीचे रखा हुआ है बच्चों, 1, 2 और 3, सबका मास कितना है बच्चों? 5000 किलो। और उनका डायमेंशन क्या है? 4 × 2 × 2, मतलब 4 उनकी चौड़ाई है और 2 हाइट है और 2 क्या है? डेप्थ है। ठीक, एज्यूम और फिर कंटेनर 4 जिसका मास कितना है बच्चों? 10,000 kg। कितना? 10,000 kg। और उसका साइज कितना दिया है? 4 × 4 × 2। हमको ये बताना है, एज्यूम ईच ऑफ द कंटेनर हैज एन इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई एंड द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ कंटेनर्स कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, लंथन जो दिया है अपने को ये यूज करना है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले किसका? कंटेनर 1 का बच्चों। कंटेनर 1 सामने रखा हुआ है। ठीक, तो बच्चों इसका सेंटर एक्स एक्सिस में 2 पे आएगा। कितने पे आएगा? 2 पे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ठीक, हाइट कितनी है इसकी? 2, तो हाइट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? 1 पे आएगा। और z में z एक्सिस प्लस z एक्सिस को पीछे लेने बोला है बच्चों, तो ये चौड़ाई कितनी थी? 2 की, तो सेंटर ऑफ मास कितने अंदर होगा? 1। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। ये हो गया पहले वाले। किसका बच्चों? पहले वाले का। अब निकालते हैं किसका? सेकंड वाले का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेकंड वाला कहां रखा हुआ है? पीछे रखा हुआ है। तो इसका जो चौड़ाई है इसका भी सेम चौड़ाई है, तो इसका भी एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 2 पे होगा। एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बच्चों? 2 पे। अब ये 2 के बाद 4, समझ रहे हो? 2 के बाद 2 पे रखा हुआ है, 2 के बाद 2 पे रखा हुआ है, तो 2 और ये 2 टोटल है, तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बीच पे। तो 2 से 1 आगे बढ़ेंगे तो कहां आएगा? 3, तो क्या लिखेंगे? 3। और हाइट जमीन से 2, ये वो भी जमीन से 2, तो हाइट कितने पे होगी? 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सेकंड कंटेनर का है। अब लिखते हैं किसका? तीसरे कंटेनर। किसका लिखते हैं बच्चों? तीसरा कंटेनर।
तो पहले ये 4 से 8 में रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? x वाला 6 पे। कहाँ पे होगा बच्चों? 6 पे। तो क्या लिखते हैं? 6। ठीक है। हाइट कितनी है इसकी? 2। तो हाइट वाला तो क्या होगा? जमीन से रखा हुआ है तो 1 पे। और चौड़ाई कितनी है इसकी? 2 से 4। तो 2 से 4 बीच में आएगा क्या? 3। z वाला क्या हो गया? 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियर? अगला जो बॉक्स है उसका डायमेंशन क्या है बच्चों? 4x4x2। और उसका मास अलग है। उसका मास क्या है? अलग। अब चौथा क्या बच्चों? चौथा। अब चौथे का कहाँ गया? चौथा कहाँ गया? चौथा कहाँ गया? हाँ, चौथे का वो देखते हैं पोजीशन। तो 4x4x2 तो रखा कहाँ पर है? एक तो इसके पीछे रखा हुआ है, 2 के भी पीछे रखा हुआ है। तो ये अगर x एक्सिस में देखो तो चौड़ा तो 4 है, तो x का वैल्यू तो क्या होगा? 2 ही होना है। x का वैल्यू कितना होना है? 2। अब इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 4। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? 2 पे। तो क्या लिखेंगे? 2। और ये पीछे रखा हुआ है कितने? यानी 4 से 6 के बीच रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? 5। कहाँ पे होगा? 5। तो क्या लिखेंगे? 5। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारे सेंटर ऑफ मासेस के पोजीशन हो गए। किसका बेटा? अच्छा वो y बोला है। अरे ठीक है ना, ये देखो ये x। अरे छोड़ो, है ना, आप समझ उल्टा कर देंगे, लिखते समय उल्टा कर देंगे। आ रही बात समझ में? हम तो बचपन से x y ऐसे ही देखें तो कोई बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन में जो दिया उसके हिसाब से लिखना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ये समझ में आएगी नहीं बच्चों? अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी जैसा कुछ चीज नहीं बोला। मास क्वेश्चन में दे दिया तो वॉल्यूम का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले वाई सेंटर ऑफ मास ही निकाल लेते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों? m1 y1, अरे भाई साहब एक मिनट, है ना, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक, तो पहला मास, पहले 3 मास तो हमारे क्या है? 5000 वाले। पहले 3 मास क्या है? 5000 वाले। तो मैं क्या करता हूं, 5000 को कॉमन ले लेता हूं बच्चों। ले लूं, घबराओगे तो नहीं? अब y1 प्लस y2 प्लस y3 करना है। 2 2 6। क्या करना है बच्चों? 2 2 6। तो कितना होगा? 10। प्लस m4 कितना है बच्चों? 10,000। m4 कितने का है? 10,000 का। और y4 क्या है? 2 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करना है बच्चों। 5 5 5 15, 15 और 10 25। तो कितना होगा बच्चों? 25,000। तो ये कितना हुआ? 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो 1000 1000 1000 को तो काट देते हैं बच्चों। 50 प्लस 20 कितना होता है? 70/25। 5 5 जा 5 14 जा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14/5। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बाकी जैसे y निकाले वैसी x और z आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बढ़े आगे फिर, समझ में आया? तो ऐसे बच्चों इस सवाल को बनाएंगे। ये y निकल गया, वैसी x और z निकाल लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में बोल देता मास नहीं देता और बोल देता सारे कंटेनर यूनिफॉर्म डेंसिटी के, सारे कंटेनर क्या के? यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो आप मास की जगह क्या करते? वॉल्यूम। तो 4 × 2 × 2, आ रही बात समझ में? 4 × 2 × 2 वो यूज करके बना लेते हैं, तो भी आंसर सही आता। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म दे दिया, हर कंटेनर की डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म, तो वैसे यूज करेंगे। ओके, चलिए। अब बच्चों अगला चीज आता है कैविटी प्रॉब्लम। क्या आता है बच्चों? कैविटी। कि आपको क्या है कि एक ज्योमेट्रिक फिगर देगा, ज्योमेट्री मतलब सिमेट्रिकल रहेगा। कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल। और ऐसा बोलेगा कि उससे कुछ पार्ट गायब कर दिया गया, कुछ एरिया या कुछ वॉल्यूम उससे क्या कर दिया गया? गायब कर दिया गया। अब आपको पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, निकालो। तो ऐसे में आपको क्या करना है बच्चों? देखो, जैसे x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पूरा मास कितना था, टोटल मास m कितना था, ठीक, और उसका x सेंटर ऑफ मास क्या था, ठीक। तो m × x। आ रही बात समझ में? माइनस, प्लस नहीं, क्या करना है? माइनस
जो m मास हटा दिया गया वो क्या था, इनटू x डैश, जो हटा हुआ मास है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है। और ऐसा नहीं कि जब इसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं ओरिजिन, और जब इसका निकाल रहे हैं तो ये ओरिजिन, ऐसा नहीं, ओरिजिन एक फिक्स कर दिए तो फिक्स रहेगा। जैसे ये हटा हुआ पार्ट है तो उसका क्या लिखेंगे a/2, और ये जो पूरा पार्ट है उसका क्या लिखेंगे 0,0। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो ऐसा करना, डिवाइडेड बाय m माइनस m। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो अगर आपको कैविटी वाला क्वेश्चन होगा, अगर कोई सा पार्ट या कोई सा वॉल्यूम या कोई सा एरिया हटा दिया गया है, तो जो एरिया हटा दिया गया है उसको माइनस करना है बच्चों। क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी। आ रही बात समझे, मास मोमेंट भी माइनस करना है और मास भी माइनस करना है, एरिया भी माइनस करना है। अगर दिया है तो जो है पूरा होता तो कितना होता और कहाँ होता, और ये जो पार्ट कट गया उसका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कहाँ है और कितना हट गया। ओके, चलिए वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोला था, अ यूनिफॉर्म मेटल प्लेट ऑफ रेडियस a form which a disc of diameter a has been stamped out removed as in figure। तो ये प्लेट से इतना स्टैम्प करके बाहर निकाल दिए इतने रीजन को, ठीक है। अब क्या बोला है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बचा हुआ प्लेट, रिमेनिंग प्लेट का हमको क्या निकालना है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो देखो सबसे पहले क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जिसके अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल हो, कौन सी, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसका y सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, मतलब y सेंटर ऑफ मास 0 पे लाई करेगा। x सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, x सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बच्चों आप देखो x सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये पूरा था, पूरा हिस्सा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था और उसका कोऑर्डिनेट क्या था 0,0, ठीक। और ये कटा हुआ डिस्क का सेंटर कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मार्क कर देते हैं, क्या होगा बच्चों a/2, 0। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब लगाते हैं x सेंटर ऑफ मास। तो अभी क्या कर रहा हूं, ये बोला है यूनिफॉर्म प्लेट, तो एरिया ले सकता हूं, मास लेने की जरूरत है नहीं, मैं क्या ले लूंगा बच्चों, एरिया। तो पूरा एरिया कितना होगा πa², और उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, x कोऑर्डिनेट 0। अब कटा हुआ पार्ट तो क्या लिखूंगा माइनस, कटा हुआ पार्ट है तो क्या लिखूंगा बच्चों माइनस। अब माइनस पार्ट है उसका एरिया क्या लिखूंगा πa² a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू उसका कोऑर्डिनेट क्या है प्लस a/2, तो क्या लिखूंगा a/2, डिवाइडेड बाय दोनों एरिया को माइनस करूंगा तो πa² माइनस πa²/4। ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये टर्म क्या हो गया बच्चों 0, πa² क्या हो गया, कट गया, ऊपर क्या बचा -a/8 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 1 - 1/4। 1 - 1/4 कितना होता है बच्चों 3/4, तो 4 कितना जा जाएगा ये 2 जा, तो कितना आएगा बच्चों -a/6। तो सेंटर ऑफ मास यहां था, लेकिन बचे हुए प्लेट का मतलब ये माइनस ये कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, -a/6 यही होगा ना पीछे। अब जाहिर सी बात है भाई सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता है, जिधर भारी होता है कि हल्का होता है। भाई पहले पूरा प्लेट यूनिफॉर्म था तो सेंटर पे था, अभी इधर से काट दिए तो सेंटर ऑफ मास भारी की तरफ खिसक जाएगा, इसलिए माइनस में है, नेगेटिव है। समझ में आएगा कि नहीं यार, तो साइन भी अपने आप बता देगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताओ पक्का। कैविटी वाला क्वेश्चन बनाएंगे, कई बार वॉल्यूम गायब करेगा तो v1 x1 - v2 x2 ऐसा करके बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा कई क्वेश्चन में धोखा देके, अच्छा छोड़ो नहीं बोलता, बाद में बताएंगे। अगला अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखिए बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ठीक। या इस टॉपिक को प्यार से हम लोग बोलेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। देखो अब इसको समझने का कोशिश करना बच्चों, ठीक है। सपोज ये आपका सिस्टम है बच्चों, क्या है सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 80 90 1000, ठीक है।
क्या है, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। सपोज ये पांचवा पार्टिकल है, ये क्या हो गया, सपोज ये जो पार्टिकल है पांचवा और ये जो पार्टिकल है छठवां, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट किए, ये दूसरे से क्या किए, आपस में टकराए। भाई खूब सारे पार्टिकल है, घूम रहे हैं आपस में, टकराव करा रहे हैं। सपोज ये दोनों कोलाइड हुए या जो भी हुए, आपस में इंटरेक्ट किए। तो 6 क्या किया, 5 के ऊपर एक फोर्स लगाया। 6 क्या किया, 5 के ऊपर एक फोर्स लगाया। तो ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 5 ड्यू टू 6। एवरी एक्शन हैज इट्स, जब 5 पे 6 इतना फोर्स लगाया तो 6 भी कितने पे फोर्स लगाएगा, 5 पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा उसका, उल्टा। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5। बात समझ आएगी नहीं। लेकिन अगर बाहर से खड़े होकर अगर मैं देख रहा हूं, बाहर से खड़े होकर देख रहा हूं और पूरे सिस्टम को देख रहा हूं, तो ये फोर्स सिस्टम का इंटरनल है कि एक्सटर्नल, इंटरनल है। तो आपस में जो इंटरेक्शन हुए ये दोनों फोर्स क्या हो गया, जब मैं नेट फोर्स जोड़ूंगा तो इसको लिखूंगा प्लस, सिस्टम में कितने फोर्स लग रहे हैं सबको जोड़ना चालू करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस एफ, तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस एफ, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे ही 5 इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी क्या होगा, कैंसिल। इन दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल। इन दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सारे फोर्सेस को अगर मैं जोड़ूंगा, सारे फोर्सेस को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये पाऊंगा कि सारे फोर्सेस तो कैंसिल हो गए। तो इनका नेट एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0। भाई इंडिविजुअल एक्सीलरेशन तो होगा क्योंकि इसमें फोर्स लगा है तो ये एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा। अब सोचो, एक बाहर से फोर्स F लग रही, क्या लग रही है बच्चों, एक बाहर से फोर्स F लग रही, एक बाहर से फोर्स F लग रही। तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, ये तो कैंसिल नहीं होगी ना। तो इसके कारण इनके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। भाई सबका एक्सेलरेशन A1 A2 A3 A4 n पार्टिकल्स है, तो सबका एक्सेलरेशन n है, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूं, पहले ये बोलूंगा, देखो सबसे पहले कि किन्हीं का भी कोऑर्डिनेट लिखता हूं। तो देखो इन पूरे सिस्टम का पोजीशन कैसे लिखूंगा, r सेंटर ऑफ मास, किसी भी टाइम पे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाय सम ऑफ ऑल द m, ऐसे लिखूंगा बच्चों। क्लियर बात, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 mn तक, ओके, ऐसे लिखूंगा। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, एक बार क्या करता हूं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, dr सेंटर ऑफ मास आएगा, m तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट क्या होगा, r1, तो क्या जाएगा बच्चों, m dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 एक्सेट्रा डिवाइडेड बाय, नीचे वाला तो कांस्टेंट है ये वैसे ही रहेगा, i रनिंग फ्रॉम 1 to n mi, ठीक है। अगर मैं यहां पर dt से डिवाइड कर दिया तो इस पूरे इक्वेशन को क्या से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dt ऊपर भेज देंगे तो dr1 बाई dt क्या आ जाएगा, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 एक्सेट्रा एक्ट्रा mn vn बाय सम ऑफ ऑल द m, लिख सकता हूं बच्चों, नहीं यहां क्यों लिखा, खाली आ रही बात समझ में, पक्का। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एक्सेट्रा mn an बाय सम ऑफ ऑल द m। बात समझ आएगी नहीं बच्चों, क्लियर बात, पक्का। अब आप खुद सोचो कि अगर इस m को मैं ऊपर ले आऊं तो ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल देम, मतलब टोटल मास m इंटू ए सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आ गया, m1 a1 प्लस m2 a2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ गया, ठीक। तो बच्चों हर m1 a1 m2 a2 ये क्या है, एक्सीलरेशन चेंज, m1 a1 मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 2 फोर्स ऑन 3 फोर्स ऑन 4। अब वो जो फोर्स ऑन 1 होगा वो दो हो सकता है, क्या, पहला जो आपस में जो इंटरनल लग रहा है वो,
आपस में जो इंटरनल लग रहा है वो, और दूसरा जो एक्सटर्नल लग रहा है वो, उसके कारण भी एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों क्या करेंगे? ऐड। अब बच्चों खुद सोचो कि इंटरनल वाले के कारण जो फोर्स होगा वो तो सबका कैंसिल हो जा रहा है ना, सिर्फ कौन सा फोर्स बच रहा है? एक्सटर्नल। सिर्फ कौन सा फोर्स बच रहा है? एक्सटर्नल। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम लोग इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अगर आप क्या करें, आपके पास खूब सारे पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो इन सारे पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, वो ऐसा बिहेव करेगा कि सारे मास को जोड़ के हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाते, तो वो जो एक्सेलरेशन करता, सारे मास को जोड़ के हम लोग जो F फोर्स लगाते एक्सटर्नल, वो जो एक्सेलरेशन करता वही सब इंडिविजुअल मिलके कर रहे हैं, या उनका सेंटर ऑफ मास वही एक्सेलरेशन करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ऊपर से गया? ठीक। तो अगर बच्चों आपके क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, बाहर से कोई फोर्स लग रहा नहीं है, तो बच्चों आपका ये जो R सेंटर ऑफ मास है उसका ये पोजीशन निकालिए। ये R, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, बाहर से कोई फोर्स लग रहा नहीं है, तो आप दो बातें बोल सकते हैं। बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये सब का सम क्या हो जाएगा? 0। ये सब का सम क्या होना चाहिए बच्चों? 0। ये सब का सम 0 होगा और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। ठीक। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी जो चेंज नहीं होगी। क्लियर है बात? और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? जैसे पूरे इंडिविजुअल बॉडी का जितने भी मास है सबको जोड़ के एक मास बना दो, एक पॉइंट मास, सबके मास से जोड़ के क्या बना दो? एक पॉइंट मास, और उसको कहां पे रख दो? सेंटर ऑफ मास। तो F फोर्स लगाने पे जो वो सेंटर पॉइंट मास बिहेव करता ना, वैसे ही इनका सबका सेंटर ऑफ मास बिहेव करेगा। क्लियर बात? चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। कहां गया स्टेटमेंट? एक मिनट, अरे ये नहीं, ये लिखिए। The center of mass of a system of particle having combined mass m moves like an equivalent particle of mass m would move under the influence of net external force on the system. The center of mass of system of particles having combined mass m moves like an equivalent particle of mass m would move under the influence of net external force on the system. पहले दिन जो पढ़ रहे थे भाई, ठीक है बच्चों? जैसे कि अगर आप क्या करें, एक बॉल को आप फेंकें तो आपको दिखेगा कि बॉल ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी एट एन एंगल t फेंके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आप बच्चों एक रैकेट को भी फेंकेंगे ना, तो रैकेट भी क्या करेगा? रैकेट का भी सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? रैकेट का सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, तो रैकेट का सेंटर ऑफ मास क्या करेगा बच्चों? सेम मोशन करेगा। हाँ, आसपास के पार्टिकल लोग घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, उनका जो होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ मास वही मोशन करेगा जो एक बॉल करती या एक पॉइंट मास करता, सेम मास का। आ रही बात समझ में? मतलब रेंज वेंज सब चीज सेम होता। जैसे ये m मास का है, ये भी m मास का है, ठीक। और आप क्या कर दिए, एक v वेलोसिटी से एट एन एंगल t इसको फेंके, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है, तो इसका जो रेंज आना था, इसके सेंटर ऑफ मास का भी क्या आएगा? वही रेंज आएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। तो इससे क्या होता है बच्चों, कई जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मोशन होते हैं ना, कि जब हमारा ऐसा बॉडी है जो रोटेट होते होते चल रहा है, अरे भाई रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ओके, क्लियर है? ठीक। अब बच्चों कुछ सवाल बना के देखते हैं। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, सवाल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन पहले लिख लेते हैं, है ना? लिखिए। पहला लिखिए, नेट फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? सारे इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे, तो सारे इंटरनल फोर्सेस कट के क्या हो जाएंगे? 0। जब पूरे सिस्टम, हाँ इंडिविजुअल किसी एक को देखोगे आप सिस्टम में, एक बॉडी को, तो हाँ इसको क्या लग रहा है? बाहर से एक F फोर्स लग रहा है, और ये लोग, ये आप अपने सब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन के कारण फोर्स लग रहा है। हाँ इंडिविजुअल का देखोगे तो लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन पूरे सिस्टम का देखोगे तो इस पे जो लगा है बाकी लोग के कारण,
तो बाकी लोग पे भी इसके कारण लग रहा होगा ना, तो वो सब कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक। इसीलिए खाली क्या फोर्स देखना है हमको, एक्सटर्नल। खाली कौन सा फोर्स देखना है बच्चों, एक्सटर्नल। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक। सिस्टम पे याद रखना है, इंडिविजुअल का बात नहीं करना। अगला, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम इज 0। क्यों, एक्शन और रिएक्शन पेयर के कारण, ठीक। सेंटर ऑफ मास कैनॉट बी एक्सिलरेटेड बाय इंटरनल फोर्स। आपस में जो इंटरनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास को एक्सिलरेट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? जैसे कि आप सोचो, ये कार है, एक कार जैसी दिख नहीं रही लेकिन मानो टेस्ला ट्रक है, जैसा भी ये कार है, ठीक है। अब एक कार के सामने आपके पापा बैठे हैं और कार के पीछे आप बैठे हो, ठीक है। और कार हो गई, रुक गई, बंद हो गई। कार क्या हो गई, बंद। आपके पापा बोले जाओ धक्का मारो बेटा, तो आप क्या करें, पापा का जो सीट था उसी को पकड़े और धक्का देने लगे, तो कार आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अगर बाहर से आपको देखें, आपको रोड के रेस्पेक्ट में चलाना है ना, तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स लग रही है, सिस्टम में कैसी फोर्स लग रही है, इंटरनल। तो इंटरनल फोर्स के कारण ये चलेगा क्या, आपको कार से बाहर आना पड़ेगा, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके कार आगे क्या करेगी, मूव करेगी। बात समझ आएगी नहीं, पक्का? तो ये क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय इंटरनल फोर्स। आ रही बात समझ? हाँ, अंदर आप अगर पापा को ढकेले तो पापा ऐसे आगे, समझ रहे, धक्का लगेगा उनको। आ रही बात समझ? पापा को आप धकेल रहे हो तो पापा को धक्का जरूर लगेगा। तो इंडिविजुअल फोर्स लगने से इंडिविजुअल एक्सेलरेशन चेंज होगा, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? अगला, एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास। यानी जितने भी सिस्टम में पार्टिकल है सबका मास जोड़ दो, दैट इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगला, एक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इमटेरियल इन प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहली क्लास में मैं आप लोगों को हिंट भी किया था। देखो, सपोज आपके पास एक रॉड ऐसा रखा हुआ है, रॉड, ठीक है, और रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, सेंटर पे, ठीक। आपने रॉड का मास और m है, आपने एक फोर्स F यहां पर लगाया, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई m। बात समझ में आई कि नहीं? आपने फोर्स यहां पे लगाया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई m। आपने फोर्स यहां पे लगाया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्लियर? तो सिस्टम के किसी भी पार्टिकल में फोर्स लगा दो, सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? सेंटर ऑफ मास बच्चों सीधा ही जाएगा, सेंटर ऑफ मास बच्चों सीधा ही जाएगा। क्लियर है बात? पक्का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, हमेशा सीधा। आप फोर्स कहीं भी लगा लो, फोर्स सीधा जाएगा, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही जाएगा, अब ऐसा नहीं सीधा ही जाएगा। फोर्स अगर आप टेढ़ा लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। बाकी इंडिविजुअल पार्टिकल किधर जाते हैं, क्या जाते हैं, उससे हमको पता नहीं, वो तो बाद में निकालेंगे, रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स लगा के निकालेंगे बाद में जब पढ़ेंगे रोटेशन मोशन। लेकिन जिधर फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास उधर ही मोशन करेगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, F बाय। तो कोई से भी पॉइंट पे लगा लो। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ? पक्का? तो ये एक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इमटेरियल, इंपॉर्टेंट नहीं होता इन प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन इन सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आएगी? पक्का? अगला, अगर F एक्सटर्नल 0 है बच्चों, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा फिर, 0। तो सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। V सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बताया आपको, V सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हेंस द सेंटर ऑफ मास बट नॉट नेसेसरली अदर पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम मे बी एक्सीलरेटिंग। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल जो मासेस है उनका भी एक्सीलरेशन 0 हो जाए। वो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 का सम 0 हो रहा है। आ रही बात समझ में? पक्का? तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाने का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सीलरेशन रहेगा, क्योंकि आपस में उनका इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, तो उसके कारण इंडिविजुअली एक्सीलरेट उन लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब सम करोगे सबका तो क्या आएगा, 0। बात समझ में आई? पक्का? अगला, द नेट इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्स इज 0 ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक, ऑन द सेंटर ऑफ मास।
whereas it is not zero for other points of the system. मतलब सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कोई दूसरा पॉइंट ले लिए, एज ले लिए, सरकमफेरेंस पे ले लिया, अंदर में कहीं दूसरा पॉइंट ले लिए, तो क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा. क्या होगा बच्चों, फर्क, उस पॉइंट को फर्क पड़ेगा. क्लियर है बात इंटरनल फोर्स का? बात समझ में आएगी नहीं? बढ़े आगे. अब इस नॉलेज को सवालों में लगा के टेस्ट करते हैं. ठीक है, लिखे. पॉइंट समझ में आएगी नहीं है बच्चों? लिख लिए? शॉर्ट में लिखना बेटा, पूरा तुम पूरा पैराग्राफ छाप दोगी तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा लोगों. खैर लिख लो. मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाया था, ऐसा मत बोलो यार तुम. दबाया, मजा आ जाता है. बढ़े आगे बच्चों. क्या लिख रही बेटा इतना? बढ़े आगे बच्चों. चलिए, तो बच्चों अब पोजीशन निकालना तो सीख गए. अब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की निकालना सीखे कि नहीं सीखे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सिस्टम पार्टिकल की? हर की इंडिविजुअल वेलोसिटी m1v1 + m2v2 + m3v3 + m4v4 बाय m1 + m2 + m3. ठीक है, वैसे एक्सीलरेशन निकालने के लिए m1a1 + m2a2 + m3a3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3. आ रही बात समझ में? पक्का. और अगर बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहे कांस्टेंट, क्या रहे? कांस्टेंट, तो जितने इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े सब लगा सकते हैं. v = u + at. ध्यान ये देना, इंडिविजुअल के लिए नहीं, क्या लिखेंगे? v सेंटर ऑफ मास बराबर u सेंटर ऑफ मास प्लस a सेंटर ऑफ मास इनटू t. जैसे रिलेटिव निकाल के सॉल्व नहीं करते थे, वैसे ही सब सेंटर ऑफ मास निकाल के सॉल्व करेंगे. वैसे s सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया? u सेंटर ऑफ मास इनटू t प्लस हाफ a सेंटर ऑफ मास इनटू t का स्क्वायर. वैसे v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का इक्वल टू u स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का प्लस 2 a सेंटर ऑफ मास इनटू s सेंटर ऑफ मास. अरे बस समझ, तो वो भी यूज कर सकते. चलिए सवाल बनाते. A projectile is fired at a speed of 100 मीटर पर सेकंड at an angle of 37 डिग्री. तो ये बच्चों ग्राउंड है और एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया कितने से? 100 मीटर पर सेकंड से at an angle 37 डिग्री above the horizontal. At the highest point the projectile breaks into two masses. तो ये इसकी जर्नी थी. अब ये क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पे टूट गया. हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया बच्चों? टूट गया. इनटू मासेस 1:3 रेशियो में. तो मान के चलो अगर ये टूटने से पहले m मास का था, टूटने से पहले कितने मास का था बच्चों? m. तो टूटने के बाद इसके दो टुकड़े हुए, तो 1:3 मतलब है ना m/4 और 3m/4. ठीक, m/4 और 3m/4. भाई 1:3, 4 हिस्से, एक हिस्सा और 3 हिस्सा. आ रही बात समझ में? आफ्टर एक्सप्लोजन द लाइटर पार्ट्स कम टू रेस्ट. लाइटर पार्ट क्या आ गया बच्चों? रेस्ट पे आ गया. रेस्ट पे आ गया तो फिर नीचे गिर जाएगा सीधा, नीचे गिर जाएगा सीधा. और ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवी पीस लैंड. हैवी पीस कहीं लैंड हुआ, आगे जाके हमको नहीं पता कहाँ लैंड हुआ. बात समझ में आई नहीं? पक्का बच्चों. आपने पार्टिकल को फेंका था तो आपने एक्सपेक्ट किया था इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर गिरेगा. एक्सपेक्ट किया था कि नहीं किया था? बीच में लेकिन एक्सप्लोजन हुआ. बच्चों एक्सप्लोजन जो होता है वो एक इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल है ना, अंदर से लगती है. जितना दूसरे पार्ट में लगी उतनी पहले पार्ट में लगी, और इक्वल एंड ऑपोजिट. बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो इंटरनल फोर्सेस लगी, इसके कारण अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कभी चेंज होना है क्या? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो चेंज होना नहीं. तो सबसे पहले लिखा लेते हैं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरता. अगर ये नॉर्मल पूरा चलता तो सेंटर ऑफ मास कहां पर गिरता? तो कहां पे गिरता बच्चों? रेंज पे गिरता. कहां पे गिरता? रेंज पे. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u² sin θ cos θ अपॉन
जी, ये होता है, निकाल लेते हैं। तो 2 u का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 100 इंटू 100 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5 बाई जी का वैल्यू कितना होगा बच्चों 10। तो 5 5 जा 25 25 कितना जा 4 जा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 इंटू 4 96। तो कितना आएगा बच्चों 960 मीटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं गिरना था, सेंटर ऑफ मास यहीं गिरना था। तो बच्चों इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं, अभी आप एक्स सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो चेंज होगा क्या? नहीं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो छोटा वाला पार्ट रेस्ट पे आके यहीं गिर गया, तो ये कहां पे गिर गया, रेंज के आधे में गिर गया। तो 960/2 कितना होगा 480। कहां पे गिर गया बच्चों 480 पे गिर गया। और यहां से दूसरा वाला कितने पे गिरा, सपोज एक्स पे गिरा। कहां पे गिरा बच्चों एक्स पे, वही एक्स तो निकालना है। और एक्स सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या, फोर्स इंटरनल है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या लिखते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास, ये देखो 960 बराबर m/4 इंटू 480 प्लस 3m/4 इंटू हमको नहीं पता x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल मास m। तो m से m कट गया बच्चों, 480/4 कितना होता है 120। तो ये आएगा 960 बराबर 120 प्लस ये क्या आएगा बच्चों 3x/4 और डिवाइडेड बाय तो कुछ नहीं बचा, m कट गया। 960 माइनस ये कितना हो जाएगा 120, कितना होगा बच्चों 048 840 इंटू क्या आएगा 4/3, ये बराबर क्या आएगा बच्चों x। 3 से जा रहा है 3 2 जा और ये बच गया 2 तो 80, तो क्या गया 280। अब 28 4 जा 1120, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1120 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है बच्चों? प्रॉब्लम समझ में आया कैसे करना है? ठीक। तो अगर बीच में कोई टूट टाट फूट फाट हो रही है तो उसे हमको मतलब सेंटर मास जहां गिरना था वहीं गिरेगा। अब एक पहले गिर गया तो एक आगे गिरेगा, लेकिन m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 क्या आएगा वही आएगा 900। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए अगला। 2 balls with masses m1 3 kg, m1 है 3 kg, m2 है बच्चों 5 kg, have initial velocity 5 meter per second as a direction shown in figure. They collide at the origin. Find the velocity of center of mass 3 seconds before collision or find the position of center of mass 2 seconds after collision. तो find the velocity of center of mass 3 seconds before collision. collision से 3 सेकेंड पहले। वाह वाह, ठीक। हाँ देखिए, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या कॉलिजन से पहले? नहीं हो रही है। तो क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या लिखते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो क्या बोला है 2 balls, m1 का मास कितना है बच्चों 3 kg, तो 3 लिखूंगा इनटू बच्चों v1 कैसे लिखूं, v1 तो भाई वेलोसिटी तो वेक्टर जैसे लिखते हैं ना, तो रिजॉल्व कर लेता हूं। ये 5 है तो ये कितना होगा 5 cos 37 और ये कितना होगा 5 sin 37, आई जे के टर्म्स में लिख लेता हूं। तो cos 37 कितना होता है 4/5, तो क्या जाएगा -4i इधर है, तो और ये क्या जाएगा माइनस sin 37 कितना होता है 3/5, तो क्या जाएगा -3j। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का। प्लस m2 कितना है का m2 5, m2 कितना है बच्चों 5, और उसका डायरेक्शन क्या दिया है अपवर्ड, और v2 कितना दिया है 5, अपवर्ड दिया तो क्या लिखेंगे बच्चों 5j, क्या लिखेंगे बच्चों 5j बाय m1 प्लस m2 कितना होगा 8, तो 4 3 जा
12, 4 3 जा कितना हुआ बच्चों 12, तो लिखेंगे -12i, 3 3 जा -9 बच्चों, -9 और +25, -9 और +25 क्या होगा +16, तो कितना आएगा +16j डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों 8, तो 8 आया, तो ये क्या लिखेंगे 4 2 जा 4, 4 जा 4, 3 जा, तो क्या आया -3i/2 प्लस 4j/2 लिख सकते हैं, पक्का क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए बच्चों मैग्नीट्यूड, तो भाई एक्सेलरेशन तो है नहीं इनका, कोई एक्सेलरेशन है क्या नहीं, तो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट, तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा तो ये रहेगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बात समझ में आएगी नहीं? अब बच्चों इसके बाद क्या बोला, दोनों मास कोलाइड होते हैं कहां पे ओरिजिन पे, दोनों मास कोलाइड होते हैं कहां पे बच्चों ओरिजिन पे कोलाइड हुए, अब ओरिजिन पे कोलाइड हुए बच्चों, तो मेरे को बताओ इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, एक्सटर्नल की इंटरनल, दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स कैसी लगाएंगे इंटरनल, इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएंगे ना, तो ओवरऑल अगर बाहर से मैं देखूंगा तो सिस्टम में नेट फोर्स क्या लग रही है अभी भी 0, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की चेंज होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो उतनी रहेगी, तो पोजीशन क्या हो जाएगी 2 सेकंड आफ्टर कलीजन, तो पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 2 सेकंड बाद, x बराबर क्या होगा vt, x बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, अरे बस एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो x सेंटर ऑफ मास निकालना है 2 सेकंड बाद, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम, तो 2 सेकंड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों -3i + 4j, ये समझ में आया कि नहीं? और -3i + 4j कहाँ होगा -3 और +4, तो यहां पे होगा कि नहीं होगा पार्टिकल, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का टकराने के 2 सेकंड में पार्टिकल आपको कहां मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कैसे बनाए क्लियर है? तो टकराने से पहले जो वेलोसिटी था सेंटर ऑफ मास का, टकराने के बाद भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही रहेगा, क्यों आपस में फोर्स कैसी लग रही है इंटरनल फोर्स हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा 0, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगते रहती तो हम लोग देखते कि कोई सा निकालते, आगे बढ़े, बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला, 2 particles of masses 2 kg and 4 kg are approaching towards each other with acceleration, दे दिया बच्चों, क्या दे दिया with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively on a smooth horizontal surface, find the acceleration of center of mass of the system, approaching each other बोला है, एक 1 से और एक 2 से, तो बताओ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2, पहला मास 2 × 1 प्लस दूसरा मास 4 × क्या लिखूंगा माइनस, क्योंकि एक इधर है तो एक उधर है, तो इसको क्या लिखूंगा बच्चों -2 बाय m1 प्लस m2 कितना हुआ 6, तो 2 माइनस 8 कितना होता है -6, तो कितना आएगा बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला, 2 blocks A and B of equal masses are released from the top of a smooth fixed wedges as shown in figure, masses same है बच्चों, find the magnitude of acceleration of the center of mass of 2 block, ठीक, तो पहले देख लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन किधर है, ये ब्लॉक इधर स्लाइड होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों बताइए, g sin 30, इसका g sin 60, लेकिन बच्चों ऐसा मैग्नीट्यूड लेके m1a1 प्लस m2a2 नहीं कर लेना, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन क्या है अलग अलग, प्लस माइनस भी नहीं ले सकते, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलते हैं अपन, m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, मास तो सेम है दोनों का, देखो a1, तो देखो ये 30 है तो ये एंगल 30 होगा बच्चों, होगा,
तो ये g sin 30 का दो कंपोनेंट हो जाएगा। क्या क्या? एक आएगा इधर और एक आएगा नीचे। तो g sin स्क्वायर 30 लिख सकता हूं डाउनवर्ड कंपोनेंट। क्या लिख सकता हूं बच्चों? g sin स्क्वायर 30। और हॉरिजॉन्टल वाला क्या लिखूंगा? g sin 30 cos 30। क्लियर है बात? समझ में आया? तो लिखता हूं बच्चों m इंटू एक्सेलरेशन माइनस g sin 30 cos 30 i माइनस g sin स्क्वायर 30 j। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? वेक्टर एडिशन करना है बच्चों हमेशा, तो रिजॉल्व करके ही ऐड करेंगे। ओके, प्लस m इंटू, अब दूसरे का लिख लेते हैं, ये g sin 60 है बच्चों, ये ऐसा आया, ये हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ठीक है, और ये ऐसा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 60। तो नीचे क्या आएगा बच्चों? ये g sin, ये 60 आया, ठीक है, तो ये 60, तो नीचे वाला आ जाएगा g sin स्क्वायर 60 और ये आ जाएगा g sin 60 cos 60। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? m, ये आगे की तरफ है तो क्या लिखेंगे? g sin 60 cos 60 i और नीचे की तरफ है माइनस g sin स्क्वायर 60 j डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना होगा? 2m। m काट दो। तो बच्चों sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा? √3/4। तो क्या आएगा? माइनस g √3/4 i। ठीक, माइनस sin 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर तो क्या होगा? g/4 j प्लस sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो कितना आएगा? g √3/4 i और माइनस g sin स्क्वायर 60, sin 60 कितना होता है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये कितना आएगा? g 3/4 j बाय 2 भी बचा एक नीचे, है ना? तो बच्चों देखो 2 बचा है तो g को कॉमन ले लो। अच्छा ये कट रहा है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया i वाला i से, और j वाले बस क्या होंगे? ऐड। तो g/4 और g कितना होगा बच्चों? माइनस माइनस है तो माइनस g बाय 2j। आ रही बात समझ में? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? g/2 और डायरेक्शन क्या? डाउनवर्ड। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ध्यान देना ना, वेक्टर का रिजॉल्व करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना, अलग अलग डायरेक्शन है तो एक बार रिजॉल्व करके देख लेना। बना लेंगे ऐसा सवाल? बढ़े आगे। अगला, पुली लग को एक्सेलरेशन निकालना आता है कि नहीं आता है बच्चों आपको? ठीक है, तो चलिए बनाइए सवाल। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है ना? अरे पहले एनएलएम बनाओ, फोर्स का एथ का वैल्यू तो निकाल लो, मैग्नीट्यूड। लो ना भाई, टी को एलिमिनेट करो, सेम नहीं है दोनों का मास।
आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्स टी को एलिमिनेट कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया तो m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2 करना। लेकिन हाँ, a1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो a2 को क्या लेना पड़ेगा भाई, डायरेक्शन उल्टा है ना बच्चों, एक प्लस जे और एक माइनस जे, ठीक है। चलिए, है ना, तो सबसे पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो m1 में एक्सेलरेशन ऊपर है, और ये सब बताने की जरूरत है क्या, बाय कंस्टेंट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल। अब ऊपर जा रहा है तो बड़ा कौन होगा, टेंशन। यहां धागे में टेंशन टी है, सेम धागा, तो यहां भी टेंशन क्या होगा, टी, ठीक। टेंशन ऊपर है, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, m1g, ऊपर जा रहा है तो टेंशन बढ़ा है, तो क्या लिखेंगे, t माइनस m1g बराबर m1a, ठीक। वैसे ही अब m2 के लिए बनाते हैं बच्चों, तो m2 के लिए क्या होगा, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है m2g, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, नीचे, तो बड़ा कौन होगा, m2g, तो m2g माइनस टी बराबर m2a। अब दोनों को ऐड करते हैं, t से t क्या हुआ बच्चों, कैंसल, g कॉमन आ गया, m2 माइनस m1 बराबर a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, तो a बराबर क्या आ गया बच्चों, g m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की, ये आ गई। अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2, ठीक। तो देखो m1 का वैल्यू m1 लेते हैं, a1 क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो अपवर्ड माने इसको पॉजिटिव लेते हैं, m1 को पॉजिटिव, तो क्या आएगा, g m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, ये आएगा बच्चों। फिर ये क्या होगा, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये वाला डाउनवर्ड है, तो माइनस m2, फिर लिखते हैं सेम, g m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये दोनों नीचे आके क्या हो जाएंगे बच्चों, स्क्वायर हो जाएंगे, और यहां से g m1 m2 क्या आ जाएगा, कॉमन, तो क्या लिखते हैं देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या आ गया, g m2 माइनस m1 कॉमन आया, तो यहां बचा है m1 माइनस m2, ठीक। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर बात। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। समझ में आएगी नहीं आया, चलो बताओ, पक्का क्लियर है कि नहीं, बना लेंगे ऐसे सवाल। अगला ये ट्राई कीजिए बच्चों, तीन पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इनिशियली एट रेस्ट हैं, ईच एक्सपीरियंसेस एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू बॉडीज आउटसाइड द थ्री पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस है, कितने, डायरेक्शन आपको दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ है, हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लो, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को निकालना है, और व्हाट डायरेक्शन डज इट मूव, ये भी निकालना है, ठीक। सबसे पहले निकालिए एक्सेलरेशन, 1 kg यहाँ रखा है, 2 kg यहाँ, सबको कोऑर्डिनेट पता है, निकालिए फटाफट। मास का ही 11 न्यूटन दिया, मास तो 1 2 और 3 किलो दिया,
आया बच्चों सेंटर मास? x 5/6 है, y -1/6। ठीक है, देखो तो बच्चों x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो 1 किलो m1 इंटू उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? x कोऑर्डिनेट -2 पे, तो क्या लिखेंगे? इंटू -2 प्लस दूसरा मास है 2 किलो का, उसका सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? +2 पे, तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस तीसरा मास कितने का है? 3 किलो का, और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? +1 पे, तो क्या लिखेंगे? 1 बाय सब ऑफ मासेस कितना हो जाएगा बच्चों? 6, तो -2 +4 +3/6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5/6, तो x सेंटर ऑफ मास 5/6 आ गया। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो y सेंटर ऑफ मास में क्या लिखेंगे? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 बाय 6, तो क्या आएगा बच्चों? 4 + 4 -9/6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? -1/6। ये आ गया सेंटर ऑफ मास। अब अगला काम क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। क्या निकालना? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। तो बच्चों हम लोग ये मान सकते हैं ना, सब एक्सटर्नल फोर्स है, तो पूरे मास 1, 2 और 3 6 किलो कहां पे रखा हुआ है? 5/6 और -1/6, तो -1/6 कहां होगा? -1/6 1 से छोटा होगा, यहां कहीं आएगा -1/6, और 5/6 क्या होगा? 1 से थोड़ा छोटा, तो यहां पर कहीं रखा होगा मास, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, यहां पे रखा हुआ है कितना किलो, और उसमें फोर्स कितना लग रहा है? एक लग रहा है -11i। ठीक, ये 37 पे लग रहा है, ऐसा 37 डिग्री पे कितना लग रहा है बच्चों? 10 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है बच्चों? और 15 न्यूटन। नेट फोर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 10 का क्या कर लेते हैं बच्चों? कॉम्पोनेंट, तो इधर क्या आ जाएगा? 10 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, तो कितना आ जाएगा? ये 8 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 न्यूटन, और ये 10 ऊपर sin 37 कितना होता है? 3/5, तो कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। तो देखो 15 और 8 कितना हुआ? 23, 23 में से 11 गया, 23 में से 11 गया, कितना बचा? 12, तो इधर कितना फोर्स आ रहा है बच्चों? 12 न्यूटन, और ऊपर कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। क्लियर है बात? पक्का? तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? ऐसा, तो नेट फोर्स ऐसा होगा। तो नेट फोर्स ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो कैसे करेंगे? 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे करेंगे बच्चों। 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बराबर कितना होगा? F का मैग्नीट्यूड। उसको क्या से डिवाइड कर देंगे बच्चों? टोटल मास से। किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल मास से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। आई बात समझ में? ठीक, अब एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन छोड़ो, अपने को तो सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? अच्छा नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट, और मास कितना है टोटल? 6, तो 144 + 36 180, तो 180 अंडर रूट बाय 6। 9 × 20 लिख सकते हैं? 9 × 20, तो 9 का 3 बाहर आ गया, और 20 को लिख सकते हैं बच्चों 5 4 जा, तो 2 बाहर आ गया, तो 18√3 नहीं 18√5 कितना आ जाएगा? 18√5/6 3 जा, तो कितना आएगा बच्चों? 3√5। समझ में बात? नहीं 6, तो खाली √5 आएगा। क्या आएगा? √5, सॉरी सर, अरे 9 से 3 बाहर है ना, 3 × 2 6/6। आ रही बात समझ में? तो क्या आएगा बच्चों? √5। और मूव किधर करेगा? जिधर नेट फोर्स है उधर ही मूव करेगा, तो अपन क्या लिख लेते हैं? tan थीटा। क्या लिख लेते हैं बच्चों? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, मतलब 1/2 आ जाएगा, तो कितना एंगल पे मूव करेगा? tan इनवर्स 1/2 पे। क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है? 2 बॉल्स A एंड B जिनका मासेस इक्वल है, मासेस क्या है दोनों का? इक्वल, are projected upward simultaneously from ground with speed 50 and
height of tower 40, above the first ball with initial speed 30, find the maximum height attained by the center of mass. maximum height attained by center of mass. center of mass maximum height कितना अटेंड करेगा वो निकालना. पक्का बच्चों? तो अगर एक ही बॉल रहता तो अपन क्या करते? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या जाता है? 0. यही तो करते. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या जाता है? 0. तो हम उस हिसाब से निकालते हैं. अब चलो देख लेते हैं कि सारे एक्सेलरेशन ऑफ सारे सेंटर ऑफ मास के पैरामीटर कैसे हैं वो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, अगर आप ऐसा सवाल बनाते रहते एक बॉल को तो आपको क्या चाहिए रहता है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हाइट. या पहले से कहां पे था वो भी तो चाहिए, जमीन से कितना होगा निकालने के लिए. छोड़ो, तो सबसे पहले निकालते हैं यू सेंटर ऑफ मास. कैसे निकालेंगे यू सेंटर ऑफ मास? m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2. तो मास 1 कितना है बच्चों? दोनों इक्वल है बोला है. और u1 क्या है? इसको लेते हैं a, तो 50. तो 50m प्लस 30m बाय 2m. तो m कट गया तो कितना है बच्चों? 40 मीटर पर सेकंड अपवर्ड आएगा. तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड. ठीक. अब एक्सीलरेशन देखते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास का क्या होगा. क्या होगा? m1g1 प्लस m2g2 बाय m1 प्लस m2. ठीक. बच्चों पहले वाले के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? g डाउनवर्ड. दूसरे वाले के लिए भी एक्सेलरेशन क्या होगा? g डाउनवर्ड. तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, वो भी सेम है. हाँ, मैं अपवर्ड वेलोसिटी को यहाँ प्लस लिया हूं तो दोनों g को क्या लेना पड़ेगा बच्चों? माइनस. ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? m1g माइनस m1, तो माइनस 2mg बाय 2m. तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस g ही होगा. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल गया. पक्का? तो कितने फाइनल वेलोसिटी कितने हाइट पे 0 होगा ये निकाल सकते हो कि निकाल सकता हूँ? कैसे निकालते थे बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ पर यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बराबर u सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू s प्लस. तो ये 0 होना है. ये कितना है बच्चों? 1600. एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस 2 इंटू 10 इंटू s. तो ये कितना आएगा? 1600 बाई 20. तो 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा s बराबर? ये आंसर नहीं है लेकिन अभी 80 मीटर आया है. यानी सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा? 80 मीटर डिस्प्लेस करेगा. सेंटर ऑफ मास 80 मीटर डिस्प्लेस करेगा. क्या सेंटर ऑफ मास जमीन पे? क्या सेंटर ऑफ मास यहां पे बीच में कहीं पे है ना? दो मासेस होते तो कैसे निकालते हैं? नीचे वाले से निकाल लेते हैं बच्चों. तो नीचे वाले से कहां है ये निकाल लेते हैं. नीचे वाले से कितना दूर है निकाल लेते हैं. तो नीचे वाले से a से दूरी निकालना है. किससे दूरी निकालना है बच्चों? a से. तो a से दूरी निकालना है तो r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे लिखेंगे? a से दूरी निकालना है तो m2. तो m2 कहाँ है? m2 कितना है? a है b. तो मास दिया है क्या कहीं? अच्छा m ही, दोनों मास तो सेम है ऐसी की तैसी. तो m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 40 बाई m1 प्लस m2 क्या है? 2m. तो r कितना आ जाएगा बच्चों? 20. सेंटर में रहेगा कि नहीं रहेगा? 20. और 20 से ये कितना ऊपर गया बच्चों? 80. तो सेंटर ऑफ मास जमीन से कितना ऊपर गया? 100. तो आंसर क्या होगा? 100 मीटर. समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये टेक्निक समझ में आई बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, सारी चीजों को सेंटर ऑफ मास से निकालना. खत्म. पक्का? क्लियर? 2 डायमेंशन है तो x का अलग y का अलग. फॉर्मूला लगाओ. अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरिएबल आ गया तो क्या करते थे? अगर वेरिएबल आने से क्या आप कैसे सॉल्व करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना. तो क्या करेंगे? dv बाई dt बराबर, तो dv सेंटर ऑफ मास बाई dt बराबर a सेंटर ऑफ मास, और dx सेंटर ऑफ मास बाई dt बराबर v सेंटर ऑफ मास. बात समझ में आएगी नहीं? और v dv बराबर a dx. क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े अब. ठीक. ये आप लोग बच्चों चढ़ने की कोशिश कर रहे हो. कहाँ? रस्सी में. देखिए तो देखो, अ लाइट रोप आर सपोर्टिंग 4 monkeys. कितने monkeys? 4. हैंगिंग फ्रॉम द रूफ एज शोन इन फिगर. मंकी 1 का मास 15 किलो, गोइंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड पर. मंकी 2 मास कितना?
25 गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 3। मंकी 3 का मास 20, वो क्या पे बच्चों, चुपचाप रेस्ट पे। मंकी 4 40 किलो का कमिंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसका भी एक्सेलरेशन क्या है, 0। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द रोप। तो भाई जितना भी टेंशन लग रहा होगा रोप में, उतना ही सीलिंग क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली हम लोग को टेंशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टेंशन। वैसे मंकी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं वाला हम लोग मैकेनिक से भी आपको बनाना सिखाया कि अगर कोई मंकी ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तो टेंशन बढ़ता है, और अगर नीचे एक्सीलरेट कर रहा है तो टेंशन कम होता है। प्लस जो उनके मास के कारण टेंशन होता है वो तो जोड़ना ही है, mg। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन अब हम इसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, देखो कितना जल्दी बनेगा। आप क्या निकाल लो, ये लोग अपना पागलपन कर रहे हैं, ठीक, तो आप निकाल लीजिए एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकाल लीजिए बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, निकालते। पहला मंकी 15 किलो वाला क्या कर रहा है, m1 a1 कितने से ऊपर जा रहा है, 1। अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो क्या लेते हैं, 1। ठीक, दूसरा मंकी कितने किलो का है, 25 किलो का, नीचे जा रहा है तो -25 इंटू 3, -25 इंटू 3। ये बात समझ में आएगी नहीं है? हाँ, अरे तुम लोग इतना घबराओ मत यार, वो ऊपर। ठीक है, बोल क्वेश्चन में तो ऊपर लिखा है ना। ठीक है, फिर एक मंकी तो खड़ा हुआ है बच्चों, और तीसरा मंकी जो है वो, तीसरा मंकी रेस्ट पे और दूसरा कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन दोनों का क्या है, 0। बाय टोटल मास करते हैं बच्चों, तो टोटल मास कितना आएगा, 60 70 80 90 100, तो कितना मास आ जाएगा बच्चों, 100। 80 कहां से गिन लिया बेटा, है ना, ऐड नहीं करे। हाँ, अब ऐसा नहीं जो मंकी नीचे जा रहा है उसको मास माइनस कर, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए, तो 15 एकम 15, 25 दिया 75, तो कितना है बच्चों, है -60, तो कितना आएगा, -60/100, या -6/10, या -3/5। ये बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों, बताओ पक्का, ये समझ में आया? तो ये सारे एक्सेलरेशन आ गए। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, ये जो सीलिंग है, क्या बच्चों, एक सीलिंग है, उसमें एक ही बंदर है, लेकिन बड़ा बंदर, कितने किलो का, पैर भी है, 100 किलो का। कितने किलो का, 100 किलो का। बड़ा बंदर है, कितने किलो का बच्चों, 100 किलो का। और माइनस लिखा है, मतलब नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से। बात समझ में आई कि नहीं? अब इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन। तो ये बंदर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, धागा ऊपर लगा रहा होगा टेंशन T, बंदर नीचे जा रहा है मतलब -100 G बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 100 इंटू 3/5, माइनस लेंगे, बड़ा टेंशन छोटा होगा, तो क्या लेंगे बच्चों, माइनस। बात समझ में नहीं आई? तो 5 कितना जा बच्चों, 5 20 जा, हाँ 20 जा, तो ये कितना आएगा, 60। कितना आएगा बच्चों, 60। तो ये -60 आया, और टेंशन बराबर ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना होगा, +1000। कितना हो जाएगा बच्चों, +1000। तो 1000 - 60, 940 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का? क्या तुम सब बच्चे लो जैसा बात, ठीक है ना। मैं टी को बड़ा ले तो एक्सेलरेशन भी तो माइनस लिया ना उधर तरफ, तो वही मतलब तो दे रहा है। नहीं समझ में आया, उसको भी तो माइनस लिखा, प्लस कहाँ लिखा हूं मैं, ठीक है। अब तुम इसको भी पलट दोगे और इसको भी प्लस लिखोगे तो फिर बदतमीजी होगी। क्या होगी फिर तो बच्चों 940 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का? बढ़े आगे। अच्छा, इसको हम लोग कैसे बनाते थे बच्चों, इंडिविजुअल मंकीज का टेंशन ऐड कर करके बनाते थे, ठीक है। तो उससे ये ज्यादा सरल पड़ा कि नहीं पड़ा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालो बंदर का, और सारे बंदर को जोड़ दो, एक एक्सेलरेशन रखो और सबको कैलकुलेट कर लो, पक्का? चलिए आगे, एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और सेंटर ऑफ मास का इलस्ट्रेशन देखिए।
एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है बच्चों, m, और लेंथ क्या है, l, इज टाइड टू अ वर्टिकल शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट से टाई करके इसको रोटेट करा रहे हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी कितने के, ओमेगा। हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स डज द शाफ्ट एक्सर्ट ऑन द रॉड। भाई शाफ्ट रॉड में कितना एक्सेलरेशन निकाल रहा है, ठीक। तो शाफ्ट रॉड को क्या कर रहा है, गोल घुमा रहा है, ठीक। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये पूरा m मास का जो रॉड है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाए, तो ये भी ओमेगा से घूमेगा कि नहीं घूमेगा, और लेकिन इसका डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकता हूं कि बच्चों एक m मास कितने डिस्टेंस दूर पे, l/2 डिस्टेंस पे गोल गोल घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल इसको फोर्स कितना लगेगा, जो रॉड उसको खींच रहा है। तो क्या लिखेंगे, T बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। समझ में आएंगे, पक्का। रॉड कितना फोर्स लगा रहा है पता चल गया। अब इसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा बच्चों, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग। ये मैं शाफ्ट इस पे कितना टेंशन लगा रहा है ये निकाल रहा हूं, हर पॉइंट पे लगाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अभी बस ये पूछा था शाफ्ट कितना लगा रहा है, शाफ्ट कितना लगा रहा है। तो शाफ्ट कहीं भी लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, उससे मतलब है सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन वही होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां था, l/2 पे होगा, तो l/2 पे ये है ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर। और कौन प्रोवाइड कर रहा है, शाफ्ट प्रोवाइड कर, खत्म बात। वर्टिकल फोर्स वाला बात समझ में आई बच्चों, पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। A triangular wedge of mass m is kept on a spring balance. A small block of mass m can slide along the frictionless inclined wedge. What is the reading of the balance while the block slides? Ignore the recoil velocity of wedge. मतलब ये नीचे आएगा तो ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, नहीं मानना है। बताओ ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, g sin थीटा कितने से नीचे आएगा, क्लियर बात। अब बच्चों बताओ कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक। जब ये मास ऊपर था तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कुछ और होगा, ये नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास, नीचे वाला तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना यहाँ पर, ग्रेविटी। तो ऊपर वाला एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज होगा तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो भी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 यानी मास ऑफ वेज m इंटू 0, क्यों, समझ गए ना, पहला वाला तो एक्सेलरेट कर ही नहीं, प्लस इंटू एक्सेलरेशन जो दूसरे मास का, एक्सेलरेशन जो दूसरे मास का, ए लिखा, बाय m प्लस m। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये g साइन थीटा से नीचे आ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, दो। कौन कौन से, देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये क्या आएगा बच्चों, g साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा g साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर बात। नीचे वाला क्या होगा, g साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वो लिखते हैं m इंटू 0 हो गया, प्लस m, मैं सिर्फ अभी वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, क्या, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहा हूं तो मेरे को एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, खाली वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, m इंटू g साइन स्क्वायर थीटा बाय m प्लस m। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का नहीं। क्योंकि बच्चों वर्टिकल इसलिए निकाला कि वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल से बैलेंस करना है, माइनस मतलब, हाँ अरे यार बच्चे जैसे मत करो, है ना, माइनस, ठीक है, खुद डाउनवर्ड है, वेरी गुड। अब देखो अब बच्चों ये पूरा सिस्टम जो रखा हुआ है ना ऐसा, ये और ये वेज पे रखा हुआ है, तो देखो पूरे का मास कितना होगा, m प्लस एम जी, डाउनवर्ड लग रहा होगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो इंटरनल है, उससे हमको कोई मतलब है नहीं,
सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स लग रही हुई, ठीक। और वेट मशीन क्या रीडिंग दे रहा होगा ऊपर, एनवाई रीडिंग क्या दे रहा होगा बच्चों, एनवाई। तो यहाँ एनवाई बराबर क्या होगा, एनवाई। अच्छा, और ये सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड आ रहा है कितने एक्सीलरेशन से, इतने से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने एक्सीलरेशन से क्या आ रहा है नीचे, रेस्ट पे थोड़ी है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एनवाई ऊपर लग रहा है, तो एनवाई छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे, m प्लस एम जी माइनस एनवाई बराबर m प्लस एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वेट मशीन तो वर्टिकल नापेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, पक्का। तो यहां पर जो ए सेंटर ऑफ मास में निकाला उसका क्या डाल दूंगा, वैल्यू, और एनवाई को उधर ले आऊंगा, इस पूरे को इधर ले जाऊंगा, m प्लस एम जी कॉमन लूंगा और आंसर निकाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं है, पक्का, ठीक। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट क्यों लिया, क्लियर है, क्योंकि मेरे को वेट नापना है, तो वेट मशीन तो रीडिंग वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उससे मेरे को मतलब नहीं। ओके, ठीक बच्चों। तो ये थे कुछ इलस्ट्रेशन किससे रिगार्डिंग, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या बेसिकली सेंटर ऑफ मास का डायनामिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आया कि जब आपके खूब सारे पार्टिकल्स हो तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की क्या लग रहा था, ये लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, और कौन सा लग रहा था, ये। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो टोटल मास ऑफ ऑल द बॉडीज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करके आप निकाल सकते हैं। सारी बात समझ, ओके। तो बच्चों कल की नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब इसी का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव में जब चलती है, जैसे पानी के ऊपर एक प्लैंक रखा है, पानी के ऊपर क्या रखा है बच्चों, प्लैंक, और इसके ऊपर आप चल रहे हो, तो आप आगे चलोगे तो प्लैंक पे फ्रिक्शन लगेगा तभी तो आपको फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो प्लैंक को फ्रिक्शन का लगेगा, इक्वल। तो आप सॉरी आप आगे जाओगे तो प्लैंक भी तो पीछे जाएगा, तो जब आप एज पे पहुंच जाओगे तब तक प्लैंक भी तो कुछ पीछे खिसक जाएगा। तो आप अगर एक एज से दूसरे एज गए तो प्लैंक कितना पीछे खिसकेगा, ठीक। या सपोज ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, बॉल यहां से यहां रोल हो गई तो ये वेज कितना इधर खिसकेगा, ऐसे टाइप की वेलोसिटी। या इसकी इस एंड पे वेलोसिटी v आई तो इसकी वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में क्या होगी, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ओके।